चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लिक एसिड हमारा चौथा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। पिछली क्लासेस में हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड कंप्लीट कर लिए। सही है, इस क्लास में न्यूक्लिक एसिड पढ़ते हैं। बेटा न्यूक्लिक एसिड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड के बाद डिस्कवर हुआ था। सही है, न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट था बेटा, उसका नाम था डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मीशर। यस, फ्रेडरिक मीशर। सही है, फ्रेडरिक मीशर ने डिस्कवर किया था न्यूक्लिक एसिड को। और कहाँ से डिस्कवर किया था बेटा? पस सेल के न्यूक्लियस से। इसको याद रखना फॉर द MCQs कि न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम था फ्रेडरिक मीशर। और न्यूक्लिक एसिड को कहाँ से डिस्कवर किया था उसने? न्यूक्लियस ऑफ द पस सेल से, पस सेल के न्यूक्लियस से। सही बेटा, पस सेल के न्यूक्लियस को उसने ऑब्जर्व किया। उसने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर एक नया बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, तो उसने उसका नाम क्या रख दिया बेटा? ही नेम्ड दैट मॉलिक्यूल एज न्यूक्लिन। आ जाओ बेटा, क्या नाम रख दिया बेटा? न्यूक्लिन। फिर उसको बाद में पता चला कि न्यूक्लिन जो है बेटा उसका नेचर एसिडिक होता है, तो उसने इस न्यूक्लिन के नाम को चेंज कर दिया किसमें? न्यूक्लिक एसिड। सही बेटा, तो न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर करने वाला फ्रेडरिक मीशर था। पस सेल के न्यूक्लियस से डिस्कवर किया था और नाम रखा था न्यूक्लिन। बाद में उसकी प्रॉपर्टी की वजह से उसके नाम को चेंज कर दिया और न्यूक्लिक एसिड कर दिया। सही बेटा, न्यूक्लिक एसिड की कोई डेफिनेशन पूछे तो न्यूक्लिक एसिड की डेफिनेशन हम इसके मोनोमर्स की बेसिस पे करते हैं, जिस तरह हमने प्रोटीन की डेफिनेशन की थी कि न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं बेटा? न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स होते हैं। सही है, न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स होते हैं। हमारे पास अगर टाइप्स की बात करें हम न्यूक्लिक एसिड की, तो दो टाइप्स होती हैं न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड की दो टाइप्स होती है। एक को हम कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, या फिर शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं RNA। और दूसरी जो टाइप है वो है हमारे पास डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं? DNA। सही, तो हमारे पास दो ही तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। जब भी न्यूक्लिक एसिड की बात हो रही होगी तो या तो RNA की बात हो रही होगी या फिर DNA की बात हो रही होगी। अब ये RNA और जो DNA दोनों के दोनों न्यूक्लिक एसिड हैं और पॉलीमर्स हैं किसके? न्यूक्लियोटाइड्स के। किसके पॉलीमर हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर हैं। तो अब हम देख लेते हैं व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड्स की अगर डेफिनेशन की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड्स की डेफिनेशन क्या होगी? दे आर द मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर्स हैं। सही है, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनकी कंपोजिशन के बारे में बात करें अगर कि किस चीज़ से बने हुए होते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड बेसिकली 3 कंपोनेंट से बने हुए होते हैं। सही है, इसकी कंपोजिशन में हमारे पास 3 कंपोनेंट्स आएंगे। पहला जो कंपोनेंट है उसको हम कहते हैं पेंटोज शुगर। दूसरा जो कंपोनेंट है वो है नाइट्रोजनस बेस, और तीसरा जो कंपोनेंट है वो है फॉस्फोरिक एसिड, या फिर हम इसको कह सकते हैं फॉस्फेट। तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है बेटा, बंद कर दो बेटा फैन। सही है बेटा। तो न्यूक्लियोटाइड्स 3 चीज़ों से बना होता है बेटा, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड। सही है, एक एक करके तीनों कंपोनेंट्स को हम रिव्यू करते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है हमारे पास पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर बेटा 5 कार्बन वाला शुगर होता है, 5 कार्बन शुगर। सही है, 5 कार्बन वाला शुगर होता है। सही है, पेंटोज शुगर 2 तरह के होते हैं हमारे पास, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस।
जो कि इसमें न्यूक्लियोटाइड बनाने में इस्तेमाल होते हैं। दो तरह के पेंटोज शुगर इस्तेमाल होते हैं, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। राइबोज का फॉर्मूला है C5H10O5, डीऑक्सीराइबोज का फॉर्मूला है C5H10O4। क्या डिफरेंस है बेटा इन दोनों में? डीऑक्सीराइबोज जो हमारे पास है, डीऑक्सीराइबोज हैज 1 कार्बन लेस देन 1 ऑक्सीजन लेस देन राइबोज। राइबोज के मुकाबले में 1 ऑक्सीजन कम होता है एट कार्बन नंबर, कौन से कार्बन पे बेटा? कार्बन नंबर 2 पे। सही है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि कार्बन नंबर 2 में 1 ऑक्सीजन कम होता है। सही है, डीऑक्सीराइबोज। अच्छा, पेंटोज शुगर राइबोज भी हो सकता है और डीऑक्सीराइबोज भी हो सकता है। अगर राइबोज होगा तो वो न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा राइबोन्यूक्लियोटाइड। सही है, पेंटोज शुगर की बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ पेंटोज शुगर, ऑन द बेसिस ऑफ पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर की बेसिस पे हम क्लासिफाई कर देते हैं न्यूक्लियोटाइड्स को इनटू 2 टाइप्स। सही है, किस बेसिस पे? पेंटोज शुगर की बेसिस पे। राइबोन्यूक्लियोटाइड, अगर पेंटोज शुगर राइबोज होगा तो हम उसको क्या कहेंगे? राइबोन्यूक्लियोटाइड। अगर पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोज होगा तो हम उसको कहेंगे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। बेटा इस बात पे गौर करना कि राइबोन्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड इज डिफरेंट फ्रॉम राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। एमसीक्यू सॉल्व करते हुए इस बात का ख्याल करना कि पूरा पढ़ना राइबोन्यूक्लियोटाइड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। सही है बेटा? अच्छा, अब ये जो राइबोन्यूक्लियोटाइड है, इसके पास नाम से ही पता चल रहा है इसके पास राइबोज शुगर होगा पेंटोज शुगर की फॉर्म में, और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के पास डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा, डीऑक्सीराइबोज शुगर। सही है, ये जो राइबोन्यूक्लियोटाइड है बेटा, ये मोनोमर है, मोनोमर ऑफ आरएनए, और ये जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ये मोनोमर है किसका बेटा? डीएनए। ये मोनोमर है डीएनए का। सही बेटा? इसके बाद हमारे पास आ जाता है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस को यहां पे हम देखते हैं। दूसरी चीज जो हमारे पास आती है वो आती है नाइट्रोजनस बेस। बेटा न्यूक्लियोटाइड के अंदर 4 नाइट्रोजनस बेसिस इस्तेमाल होते हैं। सही है, 4 नाइट्रोजनस बेसिस इस्तेमाल होते हैं। जो हमारे पास राइबोन्यूक्लियोटाइड है बेटा, राइबोन्यूक्लियोटाइड में जो 4 नाइट्रोजनस बेसिस इस्तेमाल होते हैं वो कौन से हैं? एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और यूरेसिल। जबकि हमारे पास डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जो है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, इसमें भी 4 इस्तेमाल होते हैं, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन एंड थाइमिन। सही बेटा? तो नाइट्रोजनस बेसिस आर द पार्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। सही है, और हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो 2 तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पेंटोज शुगर, राइबोन्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। राइबोन्यूक्लियोटाइड की जो कंपोनेंट है उसमें बेटा जो नाइट्रोजनस बेसिस होंगे वो कौन से होंगे? ACGU। और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की कंपोनेंट में जो नाइट्रोजनस बेसिस होंगे वो ACGT होंगे। सही है बेटा? नाइट्रोजनस बेसिस को भी हम क्लासीफाई करते हैं 2 टाइप्स में। नाइट्रोजनस बेसिस को भी हम क्लासीफाई करते हैं 2 टाइप्स में। कुछ नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं जिनको हम कहते हैं प्यूरिन्स, और कुछ नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं जिनको हम कहते हैं पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। जो प्यूरिन्स होते हैं बेटा हमारे पास, इनके बारे में याद रखना, दे आर डबल रिंग। इनके पास क्या होता है बेटा? डबल रिंग होता है, जबकि पायरिमिडीन्स के पास सिंगल रिंग होते हैं। तो इसीलिए पायरिमिडीन्स छोटे होते हैं और प्यूरिन्स बड़े होते हैं। सही है। अच्छा, जो डबल रिंग वाले यानी प्यूरिन्स जो होते हैं हमारे पास वो 2 होते हैं, एडेनिन और गुआनिन, जबकि सिंगल रिंग वाले जो पायरिमिडीन होते हैं वो हमारे पास 3 होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। सही बेटा? इसके अलावा हमारे पास लास्ट जो चीज़ है वो है फॉस्फोरिक एसिड, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं? फॉस्फेट।
सही। ये फॉस्फोरिक एसिड का जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होता है, सही है। अच्छा, विदाउट फॉस्फोरिक एसिड, अगर फॉस्फोरिक एसिड ऐड ना करें हम, विदाउट फॉस्फोरिक एसिड, विदाउट फॉस्फोरिक एसिड, अगर पेंटोज शुगर के साथ हम यानी न्यूक्लियोटाइड्स के साथ हम फॉस्फोरिक एसिड को ऐड ना करें, तो विदाउट फॉस्फोरिक एसिड द स्ट्रक्चर will not be nucleotide, it will be nucleoside। सही बेटा। तो फॉस्फोरिक एसिड के बगैर न्यूक्लियोटाइड नहीं बन सकता, ये एक एसेंशियल कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड का। अगर फॉस्फोरिक एसिड फिर भी एब्सेंट हुआ तो हम उसको न्यूक्लियोटाइड नहीं कहेंगे, जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। सही है बेटा। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पेंटोज शुगर के पास 5 कार्बन होते हैं। सही, नाइट्रोजनस बेस इसके कौन से कार्बन पे अटैच होते हैं, यस, फर्स्ट कार्बन पे अटैचेस एट कार्बन नंबर 1। और जो फॉस्फोरिक एसिड है ये कौन से कार्बन पे अटैच होते हैं, अटैचेस एज एट कार्बन नंबर 5। सही बेटा, ये C1 पे अटैच होता है, C5 पे। तो हमारे पास 3 कार्बन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, C2, क्योंकि डीऑक्सीराइबोस के पास C2 पे एक ऑक्सीजन कम होता है, दूसरा है हमारे पास C1 क्योंकि नाइट्रोजन बेस अटैच होते हैं C1 पे, और तीसरा है हमारे पास C5, क्यों, फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पे अटैच होता है। सही बेटा। अच्छा, अगर ये जो अच्छा इन तीनों के मिलने से न्यूक्लियोटाइड बनेगा, बना लेते हैं एक न्यूक्लियोटाइड को। ये देखो इस तरह से बन गया एक न्यूक्लियोटाइड। ये 5 कार्बन वाला पेंटोज शुगर पहले कार्बन पे क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5। पहले कार्बन पे आ जाएगा नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन आ गया। 5वें कार्बन पे आ जाएगा एक फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट। ये बन गया हमारे पास क्या, एक न्यूक्लियोटाइड। क्या बन गया, इस न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या होगा बेटा, इस न्यूक्लियोटाइड का नाम होगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या नाम होगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। सही बेटा। अगर हम इसमें एक और फॉस्फेट लगा दें तो इट वुड बी एडिनोसिन, 2 फॉस्फेट लगा दिया जाए तो इट वुड बी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और अगर 3 फॉस्फेट लगा दिया जाए तो इट वुड बी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सही बेटा। यहां पे एडिनोसिन क्या है बेटा, अगर कोई पूछे तुमसे एडिनोसिन, व्हाट इज दिस एडिनोसिन, ये एडिनोसिन क्या है, यहाँ पे सिर्फ एडिनोसिन, तो ये एक न्यूक्लियोसाइड है। ये क्या है बेटा, एक न्यूक्लियोसाइड। कैसे पता चले एक न्यूक्लियोसाइड है, क्योंकि एडिनोसिन अगर यहाँ से फॉस्फेट हटा दें तो इट वुड बी एडिनोसिन, अगर फॉस्फेट लगा दे तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यानी एडिनोसिन के साथ एक फॉस्फेट है। सही बेटा। तो एडिनोसिन यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। और ये बात समझ में, जैसे अगर मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक न्यूक्लियोसाइड को, एडिनोसिन को, ये देखो ये लगा दिया एडेनिन और ये आ गया 5वां कार्बन, कोई फॉस्फेट नहीं है, तो दिस इज एडिनोसिन जो कि एक न्यूक्लियोसाइड है। सही है बेटा। इसी तरीके से हमारे पास अगर इस स्ट्रक्चर में, ये जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हम लगा दें गोनिन और वैसे ही 3 फॉस्फेट लगा दें तो इट वुड बी गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको क्या कहेंगे हम, गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, GTP। इसी तरह हमारे पास TTP भी बन सकता है, CTP भी बन सकता है, UTP भी बन सकता है। सही है। सही। UTP क्या होगा बेटा, यहाँ पे यूरेसिल लग जाएगा, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट कहेंगे इसको। यहाँ पे थाइमीन लग जाएगा, थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट कहेंगे हमें। सही बेटा। तो इस तरह कुछ भी आ सकता है, तो GTP, ATP, CTP, UTP सारी चीज़ें। अच्छा, मगर एनर्जी करेंसी कौन है बेटा हमारे सेल में, ATP। ATP इज द एनर्जी करेंसी। सही है। हर जिस तरह हर कंट्री की एक करेंसी होती है, तो हमारे सेल की करेंसी क्या है बेटा, ATP की एनर्जी इस्तेमाल होगा ATP के फॉर्म में। अब तुम कहो कि गोनोसिन में भी तो देखो 3 फॉस्फेट है, यहाँ तो एक फॉस्फेट को तोड़ेंगे तो उतनी एनर्जी निकलनी चाहिए, उतनी एनर्जी निकलनी चाहिए ना। तो इसकी मिसाल ऐसी है बेटा कि तुम्हारे पास एक नोट है, बिल्कुल पाकिस्तानी नोट की तरह, 100 रुपये का नोट है, मगर उसमें तस्वीर है गांधी जी की, तो उसकी वर्थ है अपनी। सही है। ये नहीं कहना मैं इसकी वर्थ नहीं है, इसके पास एनर्जी नहीं है, इसका फॉस्फेट तोड़ेंगे तो एनर्जी है इसके पास। सही। सेम इसी तरह गांधी जी के नोट, तुम बैंक में जाओ, इंटर बैंक जहाँ पे तुम करेंसी को एक्सचेंज करते हो, करेंसी एक्सचेंज में, वहाँ पे दे के पाकिस्तानी नोट ले सकते हो,
ले सकते हो ना, मगर वो जो गांधी जी का नोट है वो लेकर तुम आलू वाले के पास जाओगे और कहोगे 1 किलो आलू दे दो, वो देगा? तुम कहो बिल्कुल सेम सेम है, बस एडिनिन की जगह गोनिन है, बस कायदे आजम की जगह गांधी जी हैं, वो जी से गांधी जी, सही है, तो मगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। आ रही है बात समझ में? तो तुम लोगों ने क्रेब्स साइकिल में ही पढ़ा था कि जीटीपी जब बना था, जीटीपी से हमने एटीपी बना लिया था, याद है ना? जीटीपी से एटीपी बना लिया था, तो एटीपी इस्तेमाल कर सकते हैं, जीटीपी इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, जीटीपी को एटीपी बना, जिस तरह गांधी जी की जो तस्वीर थी नोट में, उसको हम पाकिस्तानी नोट बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सचेंज में लेके जाएंगे, कहेंगे 100 रुपये इंडियन है, इसको INR को PKR में कन्वर्ट कर दो, वो कर देगा, सही है, मगर डायरेक्ट नहीं कर सकते। इसी तरह जीटीपी से एटीपी बना सकते हैं, मगर इस्तेमाल सिर्फ क्या होगा बेटा? एटीपी होगा। कैसे इस्तेमाल होता है एटीपी? एटीपी कैसे इस्तेमाल होता है बेटा? यहां पे देखते हैं एटीपी कैसे इस्तेमाल होता है बेटा। एटीपी का जो मॉलिक्यूल है बेटा, एटीपी का जो मॉलिक्यूल है उसमें 3 फॉस्फेट है, 1 2 3 फॉस्फेट है इस तरह से, सही है, 3 फॉस्फेट है। फॉस्फेट को रेड से बना देता हूं, 1 फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट, सही बेटा। अच्छा, अब ये एटीपी, यहाँ पे एडिनोसिन लगा हुआ है, सॉरी एडिनिन लगा हुआ है। अब इस एटीपी को जब हम एडीपी में कन्वर्ट करते हैं, किसमें ये एटीपी है, दिस इज एटीपी, जब हम इसको एडीपी में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास ये जो 3 फॉस्फेट हैं, 1 फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट और 3 फॉस्फेट, ये जो टर्मिनल बॉन्ड है इसको ब्रेक कर दिया जाता है और 1 फॉस्फेट रिलीज हो जाता है। 1 फॉस्फेट क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। ये एक ब्रेकडाउन रिएक्शन है जिसमें क्या होता है बेटा? 1 फॉस्फेट रिलीज हो जाता है। जब 1 फॉस्फेट रिलीज होता है, ये क्या बन जाता है बेटा? एटीपी बन जाता है। और एटीपी जब बनता है तो 1 फॉस्फेट रिलीज हुआ है, इस फॉस्फेट के रिलीज होने से, यानी ये बॉन्ड टूटने से, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सही है। इसमें से एनर्जी निकलती है, और कितनी एनर्जी? 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी। कितनी एनर्जी निकलती है? एग्जैक्टली 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है एक बॉन्ड तोड़ने से, सही, इतनी एनर्जी निकलती है। अगर इस एनर्जी को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगी? ये हीट की सूरत में लिबरेट हो जाएगी हमारी बॉडी से, क्योंकि हीट भी एक एनर्जी है, सही बेटा। तो हमने ग्लूकोज, जो कि हमारे पास केमिकल एनर्जी की एक फॉर्म थी, उसको एटीपी में कन्वर्ट क्यों किया? और हमारे पास एटीपी ही एनर्जी करेंसी क्यों है? वाई इट इज एनर्जी करेंसी? हमने ग्लूकोज, अच्छा, हम जो एनर्जी लेते हैं बेटा वो लेते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में, तो डायरेक्ट उसी को इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके बॉन्ड तोड़ते हैं। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में एनर्जी स्टोर होती है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसा भी तो हम कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? ग्लूकोज जो है बेटा, अच्छा, ग्लूकोज में जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ग्लूकोज बहुत ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है और उसको तोड़ने के लिए हमें बहुत ही लंबा प्रोसेस करना होता है, याद है ना? ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो इतने लंबे प्रोसेस के बाद एनर्जी मिलती है। अब मुझे एनर्जी चाहिए इमीडिएटली, अभी के अभी चाहिए, और मैं कहूँ कि नहीं, पहले मैं ये पूरा ग्लाइकोलाइसिस परफॉर्म करूँगा, क्रेब्स साइकिल परफॉर्म करूँगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फिर जाके ग्लूकोज से एनर्जी बाहर आएगी, तो इतना वेट करने का मेरे पास टाइम नहीं है। जिस वक्त मुझे एनर्जी चाहिए उसी वक्त मुझे उसको यूटिलाइज करना होगा। तो एटीपी हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसीलिए एनर्जी करेंसी है। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये वॉलेट है, मुझे अभी भूख लग रही है, सही है, ये वॉलेट मुझे पैसे दे सकता है, मैं जाऊं और इस वॉलेट को बेचूं, बेच के पैसे ले लूं और उस पैसे से खाना ले लूं। आ रही है बात समझ में? तो मुझे खाना चाहिए तो मुझे पैसे चाहिए, करेंसी चाहिए होगी उसके लिए, सही। करेंसी के लिए वॉलेट का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, मगर क्या मैं ये वॉलेट रखूँगा अपने जेब में कि जब मुझे भूख लगेगी मैं इसको बेच के खाना खा लूँगा? नहीं, मैं पैसे रखूँगा क्योंकि मुझे इमीडिएटली उसको इस्तेमाल करने। आ रही है बात समझ? तो इमीडिएटली इस्तेमाल करने के लिए एटीपी चाहिए होगा। बस एक बॉन्ड तोड़ो और एनर्जी रिलीज, सही है, एक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो जाती है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ तुम लोग कि जीटीपी एनर्जी करेंसी के तौर पे क्यों इस्तेमाल नहीं होता है? जीटीपी में तो एक बॉन्ड तोड़ो एनर्जी निकल जाएगी, क्यों नहीं इस्तेमाल होता है? क्योंकि हमारे पास जीटीपेज नाम का एंजाइम नहीं है बेटा, हमारे पास एटीपेज नाम का एंजाइम है। तो हम ऐसा नहीं, मल्टीपल चीज़ें नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर मल्टीपल नोट्स नहीं रख सकते कि हमारे पास कायदे आज़म वाला भी नोट हो, गांधी वाला भी नोट हो। हमें एक सेलेक्ट करना था, हमने एटीपी को सेलेक्ट कर लिया। इसके अलावा एक चीज़ मुझे ये बताओ कि एटीपी का जब बॉन्ड टूटता है, ये वाला टर्मिनल बॉन्ड, तो ये किस प्रोसेस के ज़रिए टूटता है? हाइड्रोलिसिस। किस प्रोसेस के ज़रिए टूटता है? हाइड्रोलिसिस के ज़रिए, सही बेटा, हाइड्रोलिसिस के ज़रिए टूटता है। कैसे टूटता है ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा।
ये देखो, ये हमारे पास एडेनिन था। यहाँ पे एक, अच्छा यहाँ पे जो 5वां कार्बन होता है बेटा वो किस तरह होता है, CH2OH। पता है ना तुम लोगों को, CH2OH होता है 5वां कार्बन। सही है। कार्बन एक बॉन्ड नीचे से बनाया हुआ है, एक बॉन्ड ऊपर से और 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। सही है। और यहाँ पे आता है कौन अटैच होने के लिए बेटा, फॉस्फोरिक एसिड। किस तरह, ये देखो, सही है। इस तरह ये एसिड अपना ऑक्सीजन रिलीज करता है और ये अपना OH रिलीज करता है और यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। बॉन्ड किसके दरमियान बना बेटा, OH ग्रुप। OH ग्रुप अल्कोहलिक ग्रुप होता है, अल्कोहलिक ग्रुप और एसिड के दरमियान बना। नहीं समझ में आ रहा है, OH ग्रुप और फॉस्फोरिक एसिड के दरमियान बना। तो इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, एस्टर बॉन्ड। देखा था ना, जब भी OH और एसिड के दरमियान बॉन्ड बने उसको एस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो फॉस्फोरिक एसिड और OH के दरमियान बॉन्ड बने, हम इसको कहेंगे फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। क्या कहेंगे, बोलो, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। सही है। इस तरह हमारे पास एक और फॉस्फेट अटैच होगा यहाँ पे, OH OH OH। सही है। सेम यहाँ पे इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्ड बन गया। एक और फॉस्फेट अटैच होगा, किस तरीके से, OH OH OH, और इस तरीके से इनके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। सही है। कंडेंसेशन के जरिए बॉन्ड बन रहे हैं, तुम लोगों को समझ में आ रहा है, वाटर रिलीज हो रहा है। सही है। एक तरफ से H, एक तरफ से OH और वाटर बन जा रहा है। अब इसको अगर ब्रेक करना है तो हमारे पास एक H2O मॉलिक्यूल आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका जो OH है वो यहाँ चले जाएगा, इसका जो H है वो यहाँ चले जाएगा। सही बेटा। तो हाइड्रोलिसिस के जरिए इसका बॉन्ड ब्रेक होगा। बेटा लास्ट क्लास में हमने देखा था, जब हम लिपिड पढ़ रहे थे, हमने देखा था एक ग्लिसरॉल था और उसके साथ मिल रहा था फैटी एसिड। तो हमने कहा था ग्लिसरॉल एक अल्कोहल है और फैटी एसिड क्या है बेटा, एक एसिड है। जब भी अल्कोहल और एसिड के दरमियान कोई बॉन्ड बनता है तो हम उसको कहते हैं एस्टर लिंकेज या एस्टर बॉन्ड। कहा था या नहीं कहा था, कहा था। सही है। तो जब भी अल्कोहल और एसिड के दरमियान बॉन्ड बने हम उसको क्या कहते हैं, एस्टर बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टर बॉन्ड कहते हैं। सही है। अल्कोहल के पास कौन सा ग्रुप होता है बेटा, OH। सही है। कौन सा ग्रुप होता है, OH। अब यहाँ पे हमने बॉन्ड बनाया एक शुगर और एसिड के बीच में। ये शुगर का 5वां कार्बन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां कार्बन। ये पहले कार्बन पे लगा हुआ है एडेनिन, यानी एक नाइट्रोजनस बेस। 5वें कार्बन पे CH2OH लगा हुआ है। सही है। CH2OH लगा हुआ है। और इस तरह हमारे पास यहाँ पे एक फॉस्फोरिक एसिड है, ये आ गया फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बना दिया यहाँ पे मैंने। अच्छा, अब देखो ये एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड क्या है बेटा, एक एसिड। और ये जो हमारे पास 5वां कार्बन है तो ये शुगर, टेक्निकली ये अल्कोहल नहीं है, मगर इसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वही ग्रुप जो अल्कोहल के पास होता है। सही है। इसके पास क्या मौजूद है बेटा, इसके पास क्या मौजूद है, अल्कोहल वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। टेक्निकली ये अल्कोहल नहीं है, मगर इसके पास OH ग्रुप मौजूद है। तो अगर इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन रहा है बेटा, इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि OH के दरमियान और एसिड के दरमियान बॉन्ड बन रहा है। सही है। टेक्निकली ये अल्कोहल नहीं है, मगर इसके पास अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है, OH ग्रुप मौजूद है। इसलिए हम इस बॉन्ड को कह रहे हैं एस्टर बॉन्ड। क्या कह रहे हैं, बोलो, एस्टर बॉन्ड। और क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड है तो हम इसको कह रहे हैं फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। राइट, आया समझ में, आया। इसी तरीके से ये तो एक न्यूक्लियोटाइड था ना, एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। कैसे बना बेटा, कि 5वें कार्बन पे फॉस्फेट जुड़ गया फॉस्फो एस्टर बॉन्ड के जरिए। और ये प्रोसेस कौन सा था, कंडेंसेशन का प्रोसेस था। सही है बेटा। इसी तरह हमारे पास 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़ते हैं, तो ये हमारे पास एक और न्यूक्लियोटाइड आ गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये आ गया हमारे पास 5वां कार्बन। 5वां कार्बन है CH2OH। और पहले कार्बन पे क्या लगा होगा, कोई भी न्यूक्लियोटाइड, गोनी। सही है। अच्छा, अब बीच में एक फॉस्फेट होगा, फॉस्फोरिक एसिड, जो कि इससे अटैच होगा, OH OH OH। ये फॉस्फोरिक एसिड आ गया, फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर वहाँ पे बना हुआ है। सही है। और 10 बार हमने देख भी लिया। यहाँ से क्या होगा, सेम कंडेंसेशन का प्रोसेस, यहाँ से OH रिलीज होगा, यहाँ से H रिलीज होगा, और इसके दरमियान क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। ये बॉन्ड अगेन कैसे बना बेटा, OH और एसिड के दरमियान बना, तो हम इसको कहेंगे एस्टर बॉन्ड, या फिर फॉस्फोरिक एसिड है तो क्या कहेंगे, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। क्या कहेंगे, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड।
सही है। अब यहाँ पे क्या लगा होगा बेटा, इसके तीसरे कार्बन पे क्या लगा होगा, OH। सबको पता है तीसरे कार्बन पे OH लगा होगा। अगेन यहाँ से OH रिमूव होगा, यहाँ से H रिमूव होगा। OH और एसिड के दरमियान फिर से बॉन्ड बन गया। इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, अगेन फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। क्या कहेंगे, फॉस्फो एस्टर। सही है, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। अब अगर हम देखें इस न्यूक्लियोटाइड के और इस न्यूक्लियोटाइड के पांचवें कार्बन और इस न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड है, तो दो बॉन्ड आ रहे हैं इसके पांचवें कार्बन और तीसरे कार्बन के दरमियान, एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड और दूसरा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो हम कहेंगे कि तीसरा कार्बन और पांचवा कार्बन मिलके क्या बना लिया है बेटा, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। आ गई बात समझ में, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। सही है, तो फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड किसके दरमियान होता है बेटा, न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन और पांचवें कार्बन के दरमियान। सही बेटा, न्यूक्लियोटाइड का तीसरा कार्बन पांचवें कार्बन के साथ मिलता है और कौन सा बॉन्ड बना लेता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, या हम कह सकते हैं तीसरा कार्बन और पांचवा कार्बन, इनके दरमियान बनता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। सही है बेटा। बेटा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हमने देख लिया। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किसके दरमियान होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान होता है। सही है, और अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए तो तीसरे कार्बन और पांचवें कार्बन के दरमियान होता है। सही है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हमारे पास डाई न्यूक्लियोटाइड में भी होता है, ट्राई न्यूक्लियोटाइड में भी होता है, टेट्रा न्यूक्लियोटाइड में भी होता है और ऑब्वियसली न्यूक्लिक एसिड में भी होता है। न्यूक्लिक एसिड में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। सही, वो सारे आपस में कौन से बॉन्ड के जरिए लिंक होते हैं, बोलो, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के जरिए लिंक होते हैं। सही बेटा, तो अभी हमारा टॉपिक है डाई न्यूक्लियोटाइड। डाई न्यूक्लियोटाइड यानी दो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर अगर कोई न्यूक्लियोटाइड बन रहा है उसको हम कहेंगे डाई न्यूक्लियोटाइड। सही है, डाई न्यूक्लियोटाइड की दो एग्जाम्पल है हमारे पास, एक है NAD और दूसरी है FAD। सही है, NAD स्टैंड फॉर निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, एंड FAD स्टैंड फॉर फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। सही है बेटा। अच्छा, ये जो NAD है, NAD को निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड क्यों कहते हैं, क्योंकि NAD एक डाई न्यूक्लियोटाइड है। तो इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, दो, न्यूक्लियोटाइड नंबर 1 एंड न्यूक्लियोटाइड नंबर 2। सही है, हमारे पास जो NAD में दो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, न्यूक्लियोटाइड नंबर 1 एंड न्यूक्लियोटाइड नंबर 2। जो पहला न्यूक्लियोटाइड होगा बेटा, इसमें लगा हुआ होगा, इसमें नाइट्रोजनस बेस होगा और दूसरे न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेस होगा। पहले न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेस होता है निकोटिनामाइड, ये एक नाइट्रोजनस बेस है। जिस तरह एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है, यूरेसिल है, उस तरह निकोटिनामाइड भी क्या है बेटा, एक नाइट्रोजनस बेस है। और दूसरे न्यूक्लियोटाइड में लगा हुआ होता है एडेनिन। तो हम इस न्यूक्लियोटाइड को क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। क्या मतलब, इसका मतलब दो न्यूक्लियोटाइड है और दो न्यूक्लियोटाइड में से पहले न्यूक्लियोटाइड में निकोटिनामाइड है, दूसरे न्यूक्लियोटाइड में बोलो एडेनिन है। सही है बेटा। अच्छा, ये जो NAD है बेटा, NAD इज द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ दिस कंपाउंड एंड NADH इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ दिस कंपाउंड। सही है, कैसे पता चलेगा ऑक्सीडाइज है या फिर रिड्यूस है, इसके लिए हमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन देखनी होगी, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। सही है, हर बार देखते हैं हम। रिडक्शन जो है बेटा, ये क्या है बेटा, गेन ऑफ हाइड्रोजन, क्या है बेटा, जबकि ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। सिर्फ इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन हमने देख लिया रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। सही, रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, और ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। सही है, ये देखो NAD में से हाइड्रोजन निकला हुआ है, हाइड्रोजन निकला हुआ है, इसका मतलब ये क्या है बेटा, ऑक्सीडाइज हुआ हुआ है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ हुआ है। तो ये कौन सी फॉर्म है, और NADH इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ हुआ है, गेन ऑफ हाइड्रोजन हुआ हुआ है, यानी रिडक्शन हुई भी है। तो ये कौन सा फॉर्म है, रिड्यूस फॉर्म। सही है बेटा। अच्छा, जो ऑक्सीडाइज फॉर्म होता है बेटा, ये ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, याद रखना। एंड ये जो रिड्यूस फॉर्म है बेटा, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट भी है और याद रखना भी मुश्किल है। हमारे पास जो NAD है, NAD कौन सी फॉर्म है,
ऑक्सीडाइज फॉर्म। और एजेंट कौन सा है? ऑक्सीडाइजिंग। NADH रिड्यूस फॉर्म है और एजेंट कौन सा है? रिड्यूसिंग एजेंट। मैं NAD हूँ, मैं क्या हूँ बेटा? NAD। और मैं NAD हूँ, ये मेरे पास एक हाथ है, सही है, ये मेरे पास एक हाथ है। मैं NAD हूँ, मेरे पास हाइड्रोजन अभी नहीं है, मेरा हाथ क्या है बेटा? खाली है, सही है। अगर मेरे पास हाइड्रोजन नहीं है इसका मतलब मेरा हाथ खाली है, मैं किसी से भी हाइड्रोजन ले सकता हूँ। जैसे यहाँ पे एक कंपाउंड है, उसके पास हाइड्रोजन है, मैंने उससे हाइड्रोजन ले लिया, मैंने उससे क्या ले लिया? हाइड्रोजन। अगर मेरा हाथ खाली होगा तभी मैं उससे हाइड्रोजन ले पाऊंगा, तो मैंने उससे हाइड्रोजन लिया, मैंने सामने वाले कंपाउंड को क्या कर दिया? लॉस ऑफ हाइड्रोजन करवा के उस कंपाउंड को क्या करवा दिया? ऑक्सीडाइज करवा दिया। तो इसका मतलब ये, अगर NAD का हाथ खाली है, NAD का हाथ खाली है, उसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब वो सामने वाले कंपाउंड से हाइड्रोजन ले सकता है और हाइड्रोजन लेके सामने वाले कंपाउंड को क्या कर सकता है? बोलो, ऑक्सीडाइज। इसीलिए ये जो ऑक्सीडाइज फॉर्म होती है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। और रिड्यूस फॉर्म, मिसाल के तौर पे मेरे पास ये मैं NAD हूँ और मेरे पास ये रहा हाइड्रोजन, सही है। इसका मतलब है मैं किसी को भी हाइड्रोजन दे सकता हूँ। मैंने इसको हाइड्रोजन दे दिया, ये रिड्यूस हो गया, मैंने इसको हाइड्रोजन दे दिया, ये रिड्यूस हो गया। इसका मतलब अगर मेरे पास हाइड्रोजन है तो मैं किसी को भी रिड्यूस कर सकता हूँ उसको हाइड्रोजन देकर, तो इसका मतलब मैं क्या हूँ बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट। सही, याद रहेगा? नहीं रहेगा, मुझे पता है ना। तो NADH रिड्यूसिंग एजेंट होता है, NAD ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, सही। सेम इसी तरह हमारे पास एक कंपाउंड है FAD, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। वही वाला सेम हमारे पास प्रिंसिपल अप्लाई होगा। इसमें भी दो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड नंबर 1, न्यूक्लियोटाइड नंबर 2। जो पहला न्यूक्लियोटाइड है उसके पास जो नाइट्रोजनस बेस है उसका नाम है फ्लेविन, और जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है इसके पास जो नाइट्रोजनस बेस है वो क्या है बेटा? एडेनिन। फ्लेविन एंड एडेनिन, सही है। अच्छा, अब जो FAD है बेटा, FAD भी सेम। FAD जो है ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है और ये इस्तेमाल होती है किस लिए बेटा? ये इस्तेमाल भी होती है किस लिए बेटा? फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो हमारे पास FADH2 है, FADH2 ये इसी कंपाउंड की रिड्यूस फॉर्म है। और ये एजेंट कौन सी है बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट, सही। सेम वही वाला प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो पूछी जा सकती है बेटा कि निकोटिनामाइड कहाँ से आया, तो याद रखना दिस निकोटिनामाइड इज ड्राइव फ्रॉम नियासिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ड्राइव फ्रॉम नियासिन। नियासिन क्या है बेटा? विटामिन B3। तो ये जो निकोटिनामाइड है विटामिन B3 से ड्राइव होता है, जबकि दिस फ्लेविन इज ड्राइव फ्रॉम राइबोफ्लेविन। ये जो फ्लेविन है किससे ड्राइव होता है बेटा? राइबोफ्लेविन से, जो कि विटामिन B2 है, सही। डाइन्यूक्लियोटाइड भी पढ़ लिया हमने। न्यूक्लियोटाइड का जो एक्चुअल फंक्शन होता है, अच्छा न्यूक्लियोटाइड के दो फंक्शन हमने पढ़े। न्यूक्लियोटाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में हमारे पास क्या करता है? एनर्जी करेंसी के तौर पे इस्तेमाल होता है। और डाइन्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में हमारे पास रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है, या फिर हम कह सकते हैं को एंजाइम्स के तौर पे इस्तेमाल होता है। क्योंकि जो ऑक्सीडेशन करवाने वाले एंजाइम्स होते हैं, हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में कि एंजाइम्स जो होते हैं, कुछ एंजाइम्स को को एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, बगैर को एंजाइम्स के काम वो नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे कोई एंजाइम है जिसका काम है ऑक्सीडेशन करवाना, तो उसको को एंजाइम के लिए, को एंजाइम के तौर पे किसकी ज़रूरत पड़ेगी? NAD की ज़रूरत पड़ेगी। आ रही है बात समझ में? तो ये इनको हम रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कह सकते हैं और को एंजाइम्स भी कह सकते हैं, सही है। तो हमारे पास मोनोन्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में न्यूक्लियोटाइड का फंक्शन था एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। डाइन्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में क्या फंक्शन है? एज अ को एंजाइम या फिर एज एन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, सही है। जो एक्चुअल फंक्शन है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड का वो क्या है? न्यूक्लिक एसिड बनाना, सही है। न्यूक्लिक एसिड क्या है? पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। और न्यूक्लिक एसिड हमारे पास दो तरह के होते हैं, DNA और RNA। इस बात को हमने डिस्कस कर लिया था। तो लेट्स स्टार्ट और डिस्कशन विद DNA। DNA की फुल फॉर्म सबको पता है और हमने अभी लिख भी ली थी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब ये जो DNA बेटा, DNA और द DNA is the monomer of deoxyribonucleic
राइबो न्यूक्लियोटाइड। डीएनए मोनोमर है किसका बेटा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का मोनोमर है। सही है। अच्छा, ये जो डीएनए है बेटा हमारे पास, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डिस्क्राइब करने वाला जो साइंटिस्ट था वो कौन था बेटा? वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक। तो इसीलिए जब भी हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ते हैं हम उसको कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, क्योंकि इसने सबसे पहले डीएनए का एक करेक्ट स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड किया था। सही है। अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड क्रिक जो डीएनए है बेटा वो बिल्कुल लैडर की तरह है। किसकी तरह है? लैडर की तरह, सीढ़ियों की तरह है। सही है। लैडर में तुम लोगों को पता है दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं अपराइट जिसको पकड़ के ऊपर चल रहे होते हैं, और दूसरे होते हैं रंग्स जिनके ऊपर हम पैर रख के ऊपर जा रहे होते हैं। सही है। तो इसी तरह डीएनए भी जो है बेटा, डीएनए का जो अपराइट है वो किसका बना हुआ होता है बेटा? किसका बना होता है? शुगर एंड फॉस्फेट। अभी हम बना के भी देखेंगे किस तरह शुगर एंड फॉस्फेट का बना हुआ होता है। और जो रंग्स होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? नाइट्रोजनस बेसिस के बने होते हैं। सही है। डीएनए जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इट इज़ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। दो स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। और जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं बेटा, टू स्ट्रैंड्स जो कि इसके अंदर होते हैं, दे आर, टू स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल। ये क्या होते हैं बेटा? एंटी पैरेलल होते हैं। सही। डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, दो स्ट्रैंड्स होते हैं, और जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं एक दूसरे के मुकाबले में। एंटी पैरेलल मतलब दोनों अपोजिट होते हैं। अगर एक स्ट्रैंड बेटा, अगर एक स्ट्रैंड हमारे पास एक्सटेंड करता है फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो जो दूसरा स्ट्रैंड है वो कैसे एक्सटेंड करेगा बेटा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। याद है क्या मतलब है इनका? लाइबा बताओ क्या मतलब है? हाँ सही बोल। हाँ, एक स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम का मतलब है कि जो पहला कार्बन है उसका तीसरा कार्बन फ्री, और जो आखिरी कार्बन है उसका पांचवा कार्बन फ्री। और 5 प्राइम टू 3 प्राइम का क्या मतलब है वानिया? थर्ड कार्बन फ्री है। सही है बेटा, बना के भी देख लेते हैं। सही है, ताकि एक और बार रिवाइज हो जाए। वैसे इतना काफ़ी है एमसीक्यूज सॉल्व करने के लिए, मगर फिर भी बना के देख लेते हैं। देखो ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कार्बन, और यहाँ पे लगा हुआ है नाइट्रोजनस बेस। सेम इसी तरह एक और न्यूक्लियोटाइड है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कार्बन, और ये नाइट्रोजनस बेस। सेम इसी तरह एक और कार्बन, अच्छा यहाँ पे फॉस्फेट भी लगा हुआ होगा पांचवें कार्बन पे, एक और नाइट्रोजनस बेस, पहले कार्बन पे लगा हुआ है नाइट्रोजनस बेस, और ये पांचवें कार्बन पे लगा हुआ है फॉस्फेट। सही है। अच्छा, अब तुम लोगों को पता है कि तीसरे कार्बन और पांचवें कार्बन के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा, तीसरे कार्बन और पांचवें कार्बन के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कार्बन। सही है। अब जो दूसरा स्टैंड होगा बेटा, दूसरा स्टैंड अपोजिट होगा। कैसे अपोजिट होगा? इस तरह से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और यहाँ पे पांचवा कार्बन, पांचवें कार्बन में फॉस्फेट लगा होगा, और यहाँ पे लगा होगा एक नाइट्रोजनस बेस। सेम इसी तरह से ये हमारे पास पहला कार्बन आ गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और यहाँ पे पांचवें कार्बन पे लगा होगा फॉस्फेट। एक और बना लेते हैं, यहाँ पे पहला कार्बन आ गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और पांचवें कार्बन पे क्या लगा होगा? फॉस्फेट। सही है। और यहाँ पे बॉन्ड होगा पांचवें कार्बन और तीसरे कार्बन के दरमियान। अगर एक स्ट्रैंड सीधा होगा तो दूसरा स्ट्रैंड उल्टा होगा। दोनों स्ट्रैंड आपस में कैसे होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं। सही है। इसको अच्छे अल्फाज में अगर हम कहें तो हम इस तरह कहेंगे कि अगर एक स्ट्रैंड के ऊपर के साइड पांचवा कार्बन फ्री है तो नीचे के साइड तीसरा कार्बन फ्री होगा, और एक स्ट्रैंड रन करेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, यानी 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में, मतलब ऐसे पांचवें कार्बन से तीसरे कार्बन के दरमियान रन करेगा।
स्ट्रैंड का जो ऊपर वाला सिरा है बेटा, ऊपर वाला जो एंड है स्ट्रैंड का, इसमें 5वां कार्बन 5th कार्बन फ्री है, और जो नीचे वाला एंड है उसमें 3rd कार्बन फ्री है। तो अगर एक स्ट्रैंड रन करेगा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में, तो दूसरा स्ट्रैंड देखो बेटा यहाँ पे 3 प्राइम है और यहाँ पे 5वां कार्बन फ्री है, दिस 5 प्राइम। तो दूसरा स्ट्रैंड रन करेगा फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम। सही है बेटा, ये अच्छे अल्फाज हैं इसको बताने के कि दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल होते हैं। सही, अगर इसमें हम जितना भी न्यूक्लियोटाइड लगाते जाएं और ये स्ट्रैंड लंबा होता जाए, फिर भी रहेगा क्या बेटा, नीचे 5वां कार्बन फ्री रहेगा, ऊपर 3रा कार्बन फ्री रहेगा। सेम इसी तरह इसको जितना भी लंबा करते जाएं, ऊपर 5वां कार्बन फ्री रहेगा और नीचे 3रा कार्बन फ्री रहेगा। सही है बेटा, और यहाँ से हम लेडर टाइप स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। हमें पता है कि नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अभी लिखेंगे इस चीज़ को, टेंशन मत लो। तो देखो बेटा, ये एक लेडर की तरह है जिसमें जो रंग से जो अपराइट है वो किसका बना हुआ है बेटा, शुगर फॉस्फेट। शुगर फॉस्फेट किसका बना हुआ है, शुगर फॉस्फेट। शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट किसका बना हुआ है, शुगर फॉस्फेट का। और जो रंग से बेटा सीढ़ियों में, वो किसके बने हुए, नाइट्रोजन बेसिस के बने हुए। सही है बेटा, तो दोनों चीज़ समझ में आ गई। अच्छा, ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है बेटा, इसमें हमारे पास ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है हमारे पास डीएनए, हेलिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से डीएनए में हमें देखने को मिलते हैं टर्न्स। क्या देखने को मिलते हैं, टर्न्स। बहुत सारे इस तरह के टर्न्स होते हैं हमारे पास, इस तरह से बहुत सारे टर्न्स होते हैं। सही है, जो एक टर्न होता है बेटा, ईच टर्न, जो एक टर्न होता है बेटा, उसके अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड का पेयर होता है, यानी 10 न्यूक्लियोटाइड इस तरफ, 10 न्यूक्लियोटाइड इस तरफ। सही है, 10 न्यूक्लियोटाइड होता है। और जो डिस्टेंस होता है बेटा जिससे दो स्ट्रैंड सेपरेटेड होते हैं, वो कितना होता है बेटा, 20 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, नैनोमीटर में अगर कहें तो हम 2 नैनोमीटर्स। सही, कैसे निकाला हमने, 20 एंगस्ट्रॉम की जगह 10⁻⁻10 मीटर कर सकते हैं। अगर इसको 9 मीटर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 10⁻⁻9 मीटर, और 10⁻�9 मीटर को हम नैनोमीटर कह सकते हैं, तो 2 नैनोमीटर। सही है, तो दो स्ट्रैंड सेपरेटेड होते हैं बाय डिस्टेंस ऑफ 20 एंगस्ट्रॉम या फिर 2 नैनोमीटर। सही है बेटा। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान 2 बॉन्ड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ द सेम स्ट्रैंड के दरमियान होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ 2 डिफरेंट स्ट्रैंड्स, उनके दरमियान जो बॉन्ड होता है बेटा, वो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या मतलब, अभी देख लेते हैं क्या मतलब। यहाँ पे बना हुआ है हमारे पास डायग्राम। देखो बेटा, ये है एक स्ट्रैंड डीएनए का और ये है डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड। इस न्यूक्लियोटाइड और इस न्यूक्लियोटाइड के दरमियान कौन सा बॉन्ड होगा, ये डिसाइड करने के लिए हमें देखना होगा ये दोनों न्यूक्लियोटाइड किस स्ट्रैंड से बिलोंग करते हैं। ये दोनों न्यूक्लियोटाइड सेम स्ट्रैंड से बिलोंग करते हैं, तो दोनों के दरमियान कौन सा बॉन्ड होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इन दोनों के दरमियान कौन सा बॉन्ड होगा, ये देखने के लिए हमें पता करना होगा ये दोनों न्यूक्लियोटाइड्स कौन से स्ट्रैंड में, डिफरेंट स्ट्रैंड में, ये अलग स्ट्रैंड में और ये अलग स्ट्रैंड में। तो इन दोनों न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको बहुत सही से समझ लो बेटा। सही है, जब भी दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान बॉन्ड का पूछा जाए तो देखना है कि एमसीक्यूज खत्म किस पे हो रहा है। अगर सेम स्ट्रैंड के दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान बॉन्ड का पूछा जाए तो फॉस्फोडाइस्टर, डिफरेंट स्ट्रैंड के दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान बॉन्ड का पूछा जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड। सही, और अगर ये मेंशन ही ना किया जाए सेम स्ट्रैंड है डिफरेंट स्ट्रैंड, बस पूछा जाए दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है, तो क्या जवाब दोगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्योंकि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है तो डीएनए के केस में होता है ना, आरएनए और डाई न्यूक्लियोटाइड इन केस में तो नहीं होता है, तो हमारे पास फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड उसका आंसर होगा। सही, अगर कोई चीज़ मेंशन ना हो तो फिर दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, अगर डिफरेंट स्ट्रैंड मेंशन हो तो फिर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। सही बेटा। अच्छा, हमारे पास जो डीएनए है बेटा, डीएनए के पास 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडेनिन, गोनिन, साइटोसिन और थाइमिन। एडेनिन, गोनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। हमारे पास यहाँ पे चरगाफ रूल लगता है, चरगाफ रूल। ये एक साइंटिस्ट था चरगाफ, उसने एक रूल दिया था बेस पेयरिंग का बेटा। उसने कहा था कि एडेनिन ऑलवेज लिंक विद थाइमिन एंड साइटोसिन ऑलवेज लिंक विद गोनिन।
एडेनिन ऑलवेज लिंक विद थाइमीन विद अ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड एंड साइटोसिन ऑलवेज लिंक विद गोनिन विद अ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वाइस वर्सा। यानी थाइमीन ऑलवेज लिंक विद एडेनिन विद अ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड एंड गोनिन ऑलवेज लिंक विद साइटोसिन विद ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। सही बेटा, समझ में आ रही है बात है? अच्छा, इसके अलावा एक और चीज जो हमारे पास यहां से निकलती है, नंबर ऑफ एडेनिन विल ऑलवेज बी इक्वल टू, एक डीएनए स्ट्रैंड का पूछा जाए, एक डीएनए स्ट्रैंड उसमें 20 एडेनिन है। कितने एडेनिन? 20। तो थाइमीन भी कितने होंगे? 20, क्योंकि जहां पे भी एडेनिन होगा उसके सामने क्या होगा? थाइमीन। तो नंबर ऑफ एडेनिन विल ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ, बोलो, थाइमीन। इसको याद रखना, एक स्ट्रैंड में, डीएनए के एक स्ट्रैंड में या एक डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर जितने एडेनिन होंगे उतने ही थाइमीन होंगे। एंड नंबर ऑफ साइटोसिन विल ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ, बोलो, गोनिन एंड वाइस वर्सा। सही, मतलब इसका मतलब ये है कि हमें एक सवाल दिया गया, वैसे इतना मुश्किल आएगा नहीं, अगर आ गया तो इन केस हमें एक सवाल दिया गया, उसमें हमसे कहा गया कि एक डीएनए है जिसके अंदर 1000 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं? कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं? 1000 न्यूक्लियो, टोटल 1000 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। सही है। इस डीएनए में 4 बेस पेयर हैं, एडेनिन, गोनिन, साइटोसिन एंड थाइमीन। सही है। एडेनिन साइटोसिन की तादाद है 30। तो बताओ थाइमीन की तादाद कितनी होगी? कैसे बताओगे? साइटोसिन 30 है तो गोनिन भी कितना होगा? 30 होगा। साइटोसिन 30 है तो गोनिन भी 30 होगा। तो 60 न्यूक्लियोटाइड्स हो गए। टोटल कितने? 1000 है। तो 1000 में 60 माइनस करोगे कितना बच जाएगा? 940। अच्छा, इसको 300 कर देते हैं, 300। सही है। साइटोसिन 300 है, साइटोसिन 300 है तो गोनिन भी कितना होगा? 300 होगा। तो टोटल कितने हो गए? बोलो, 600। 600 माइनस 1000 कितना बच गया? 400। इसका मतलब 400 न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा? एडेनिन और थाइमीन। हमें पता है दोनों इक्वल होंगे, तो 200 एडेनिन और 200 थाइमीन। आ रही बात समझिए? इससे हम निकाल सकते हैं। सही है। मगर तुमसे जो मोस्ट प्रॉब्ली पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा एट द एंड। मतलब मुश्किल से मुश्किल भी क्या पूछा जाएगा कि ये बता दो नंबर ऑफ एडेनिन किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ थाइमीन। या नंबर ऑफ साइटोसिन किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ गोनिन के बराबर होगा। एक और ट्रिक दूं, नंबर ऑफ प्यूरिन विल ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ पायरीमिड। नंबर ऑफ प्यूरिन जो है वो हमेशा किसके बराबर होगा बेटा? नंबर ऑफ पायरीमिडीन के बराबर होगा। क्या मतलब? मतलब ये है कि अच्छा यहीं पे मिसाल से देख लेते हैं, मिसाल से समझ लेते हैं। एडेनिन क्या है? प्यूरिन। गोनिन क्या है? प्यूरिन। एडेनिन और गोनिन कितने हैं? 200 और 300, 500। और साइटोसिन और थाइमीन क्या है बेटा? पायरीमिडीन। साइटोसिन और पायरीमिडीन कितना है? 500। हमेशा ऐसे ही होगा बेटा, ये कांस्टेंट है कि जितना प्यूरिन होगा किसी डीएनए में उतना ही क्या होगा? पायरीमिडीन होगा। सही है। जितना, या इसको एक और वर्ड में हम लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं A+G विल बी इक्वल टू C+T इन अ डीएनए स्ट्रैंड। एक डीएनए के अंदर एडेनिन और गोनिन का जो सम आएगा वो प्यूरिन का सम होगा, साइटोसिन और थाइमीन का जो सम आएगा वो पायरीमिडीन का सम होगा। तो एडेनिन प्लस गोनिन विल ऑलवेज बी इक्वल टू साइटोसिन प्लस थाइमीन। सही बेटा? आ रही है बात समझ में? क्लियर है सारी चीज़ें? अच्छा, इसके अलावा हमारे पास डीएनए होता कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। वो सारी बेसिक चीज़ें तुम्हें पता है। सही है। हेरिडिटी मटीरियल है, इसके अंदर जीन्स होते हैं। आरएनए फुल फॉर्म सबको पता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की दूसरी टाइप है बेटा। और ये जो मोनोमर्स, इनके जो मोनोमर्स होते हैं बेटा, इनके मोनोमर्स क्या होते हैं बेटा? बोलो, राइबो न्यूक्लियोटाइड। सही, राइबो न्यूक्लियोटाइड। सही है। राइबो न्यूक्लियोटाइड इनके मोनोमर्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो आरएनए है बेटा, आरएनए हमारे पास 3 तरह का होता है। आरएनए 3 तरह का होता है। मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड
राइबोसोमल आरएनए। अच्छा, अगर मैं तुम लोगों से पूछूं आरएनए का फंक्शन क्या होता है, तो आरएनए का एक पिन पॉइंट फंक्शन मुझे बता सकते हो तुम लोग? प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए का फंक्शन क्या है बेटा? प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस, ये आरएनए का फंक्शन है। सही है। मैसेंजर आरएनए बेटा, जब हम डीएनए के कोड्स को आरएनए में कॉपी कर लेते हैं, उसको हम कोडॉन्स कहते हैं। ये जो कोडॉन्स होते हैं बेटा, ये मैसेंजर आरएनए में होते हैं। सही है। यानी जो डीएनए है, डीएनए से अगर हम आरएनए बना लें तो उस आरएनए को हम क्या कहेंगे? मैसेंजर आरएनए। और इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन होगी वो किस फॉर्म में होगी बेटा? कोडॉन्स के फॉर्म में होगी। सही है। इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन होगी वो कोडॉन्स के फॉर्म में होगी। सही है। तो डीएनए से अगर हम कोई आरएनए बनाते हैं तो वो आरएनए कौन सा बनेगा? मैसेंजर आरएनए। और इस मैसेंजर आरएनए के पास इंफॉर्मेशन होगी, इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन होगी जिसको हम कहते हैं कोडॉन, कोडॉन्स की फॉर्म में होगी। सही है। और कोडॉन्स क्या होते हैं बेटा? ट्रिपलेट्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। ट्रिपलेट्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। सही है। तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के लिए मैसेंजर आरएनए के पास कोडॉन्स होता है, और कोडॉन्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। सही है। अब ये जो मैसेंजर आरएनए है बेटा, ये सबसे ज़्यादा लीस्ट अबंडेंट है अमंग ऑल द आरएनए। सारे आरएनए में से सबसे ज़्यादा कम अबंडेंट, या फिर हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा लेस इन क्वांटिटी। कौन से होते हैं बेटा? यही होते हैं सबसे ज़्यादा। कितने होते हैं? 3 से 4% होते हैं सारे आरएनए। मिसाल के तौर पे अगर सारे आरएनए मिला के 100 हैं तो उसमें से मैसेंजर आरएनए से 3 होंगे या फिर 4 होंगे, तो बहुत कम होते हैं, लीस्ट अबंडेंट होते हैं अपनी क्वांटिटी। सही है बेटा। अच्छा, ट्रांसफ़र आरएनए। ट्रांसफ़र आरएनए के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि इट इज़ द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल आरएनए। सारे आरएनए में सबसे छोटा आरएनए कौन सा होता है? ट्रांसफ़र आरएनए। और अबंडेंसी की बात करें तो मिड रेंज होता है, ना इसकी तरह लीस्ट होता है ना इसकी तरह मोस्ट होता है, बल्कि क्या होता है बेटा? 10% to 20% ऑफ ऑल आरएनए। सारे आरएनए में 10 से 20% होता है। सही है। ना बहुत ज़्यादा अबंडेंट है ना बहुत कम अबंडेंट है, यानी रेयर है। सही है। शॉर्टेस्ट होता है। यूजुअली ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है बेटा, मगर कुछ पॉइंट से ये डबल स्टैंडर्ड होता है। एट सम पॉइंट्स इट बिकम डबल स्टैंडर्ड। कुछ पॉइंट पे, बहुत ही कुछ पॉइंट पे ये डबल स्टैंडर्ड हो जाता है, मगर ज़्यादातर पॉइंट्स पे ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। सही है। ये जो ट्रांसफ़र आरएनए होता है बेटा, टोटल हमारे पास 61 टाइप्स के ट्रांसफ़र आरएनए होते हैं। कितने टाइप्स के? 61 टाइप्स के, मगर हमारी बुक में लिखा हुआ है 60। सही है। तो अगर 61 का ऑप्शन ना मिले तो 60 का ऑप्शन मौजूद होगा। सही बेटा। हमारी सिंध बोर्ड बुक में लिखा हुआ है 60। सही है। मगर होते कितने हैं? टोटल 61 होते हैं। इन 61 में से ह्यूमन के पास कितने होते हैं? ह्यूमन कंटेन ओनली 45 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र। सही है। टोटल 61 टाइप्स के होते हैं, जो हमारी बुक में 60 लिखा हुआ है, और इंसानों के पास सिर्फ और सिर्फ 45 होते हैं। सही है। इसके अलावा जो ट्रांसफ़र आरएनए होता है बेटा, ट्रांसफ़र आरएनए का काम क्या है? इट कैरी अमाइनो एसिड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान ये क्या कैरी करता है बेटा? अमाइनो एसिड को कैरी करता है। सही है। जैसा कि तुम लोगों ने पढ़ा भी अभी रिसेंटली इस चीज़ को। सही है। और हमारे पास जो ट्रांसफ़र आरएनए होता है, इसके पास जो अमाइनो एसिड को कैरी करने की इंफॉर्मेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है? एंटी कोडॉन्स की फॉर्म में। किस फॉर्म में होती है? एंटी कोडॉन्स की फॉर्म में। एंटी कोडॉन्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं किसके बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री टू कोडॉन्स। कोडॉन्स के क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। बच गया हमारे पास लास्ट राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए के बारे में याद रखना, इट इज़ द लॉन्गेस्ट, ये सबसे बड़ा होता है आरएनए। सही है। लॉन्गेस्ट अमंग ऑल आरएनए। ये लॉन्गेस्ट कह सकते हैं, लार्जेस्ट भी कह सकते हैं इसको। और इसके अलावा इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में ही प्रेजेंट होता है। कितना? 80%। यानी अगर 100 आरएनए तो 80 तो उसमें सिर्फ राइबोसोमल आरएनए होंगे। ये राइबोसोमल आरएनए होता कहाँ है? इनसाइड द
राइबोसोम्स। कहाँ होता है बेटा? राइबोसोम्स के अंदर होता है। और ये क्या बनाता है बेटा? ये बनाता है पेप्टाइड बॉन्ड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। जब प्रोटीन बन रहा होता है अमाइनो एसिड को अच्छा कौन सा अमाइनो एसिड लाना है कौन बताता है? मैसेंजर आरएनए। इसके पास कोडॉन्स है कि कौन सा अमाइनो एसिड लाना है, सही है। लेकर कौन आता है? ट्रांसफर आरएनए। और दो अमाइनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोमल आरएनए। तो इट फॉर्म्स पेप्टाइड बॉन्ड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो तुम लोगों को याद रख। क्लास जो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की वो है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, और इनमें हम 4 तरह के मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। 4 तरह के मॉलिक्यूल। पहले हम पढ़ेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स, फिर हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलिपिड्स, फिर हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोप्रोटीन, और फिर हम पढ़ेंगे लिपोप्रोटीन। सही बेटा, तुम सबको पता है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हम उन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जो 2 डिफरेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से मिलकर बने, सही है। तो उनको हम डाल देते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। जैसे मिसाल के तौर पे कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से जो मॉलिक्यूल मिलकर बनेगा उस मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन, विच इज़ द क्लास ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। और कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से जो कंपाउंड बनेगा कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की कॉम्बिनेशन से उसको हम कहेंगे ग्लाइकोलिपिड। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन की कॉम्बिनेशन से कॉन्जुगेशन से जो मॉलिक्यूल बनेगा उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोप्रोटीन। और लिपिड और प्रोटीन की कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूल बनेगा उसको हम कहेंगे लिपोप्रोटीन। सही है बेटा। सबसे पहले हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन आर ऑल्सो नोन एज म्यूकॉइड्स। ग्लाइकोप्रोटीन को हम एक और नाम देते हैं, क्या कहते हैं हम? म्यूकॉइड्स कहते हैं। क्यों कहते हैं म्यूकॉइड्स? क्यों कहते हैं म्यूकॉइड्स? बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन म्यूकस। सही है। म्यूकस में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन में जो चीज़ प्रेजेंट होती है, कोई बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है तो वो ग्लाइकोप्रोटीन है। सही है। इसीलिए क्योंकि ग्लाइकोप्रोटीन म्यूकस को बनाता है इसलिए इसको क्या कहते हैं बेटा? म्यूकॉइड्स कहते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन मौजूद होते हैं हमारे पास मोस्ट ऑफ द एंटीजेंस में, मोस्ट ऑफ द रिसेप्टर्स में। इसके अलावा हमारे पास कुछ हार्मोन्स भी ऐसे हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होते हैं, और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स भी ऐसे हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होते हैं। सही है। इसके अलावा हमारे पास एग एल्ब्यूमिन बहुत मशहूर है, पता है तुम लोगों को? एग वाइट के अंदर एक प्रोटीन होता है, इसका नाम है एल्ब्यूमिन। तो एग में जो एल्ब्यूमिन होता है बेटा वो भी क्या है? एक ग्लाइकोप्रोटीन है। सही है। सिर्फ प्रोटीन नहीं बल्कि ग्लाइकोप्रोटीन, यानी उसमें कुछ अमाउंट कार्बोहाइड्रेट का भी मौजूद है। सही है। अच्छा, ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटियोग्लाइकेन में क्या फ़र्क है? ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटियोग्लाइकेन, ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मतलब प्रोटीन। यहाँ पे प्रोटियो मतलब प्रोटीन, ग्लाइकेन मतलब कार्बोहाइड्रेट। यस, ग्लाइकोप्रोटीन में प्रोटीन ज़्यादा होता है और प्रोटियोग्लाइकेन में वो ज़्यादा होता है, क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं। सही है बेटा। उसके बाद हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स हैं। ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं बेटा सेल मेम्ब्रेन में। इसके अलावा ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं माइलिन शीथ में। देखो एमसीक्यूज इस तरह भी आ सकते हैं, माइलिन शीथ में कौन सा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है? तो ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट होता है। या फिर आ सकता है वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन। अगर हम बात करें वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन, तो वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन में क्या चीज़ होती है बेटा? माइलिनेटेड पार्ट ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का माइलिनेटेड पार्ट होता है, यानी वाइट मैटर ऑफ ब्रेन के अंदर भी क्या मौजूद होता है? ग्लाइकोलिपिड। और ग्लाइकोलिपिड की मौजूदगी की वजह से ही इसको हम क्या कहते हैं? वाइट कहते हैं। सही है। तो वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन में मिलता है हमें, और इसी वजह से ग्लाइकोप्रोटीन आर ऑल्सो नोन एज सेरिब्रोसाइट्स।
ग्लाइकोप्रोटीन को हम सेरिब्रोसाइट्स भी कहते हैं। सेरिब्रो मीन्स ब्रेन। ये देखो जैसे यहाँ पे ग्लाइको लिखा हुआ है बेटा, तो ग्लाइको का मतलब तो ग्लूकोज होगा, मगर यहाँ पे ग्लाइको रेफर कर रहा है पूरे के पूरे कार्बोहाइड्रेट फैमिली को। तो इसी तरीके से यहाँ पे सेरिब्रो लिखा हुआ है, सेरिब्रो से मुराद सेरिब्रम है, मगर यहाँ पे सेरिब्रो रेफर कर रहा है पूरे के पूरे कार्बोहाइड्रेट समाज को, सॉरी हाँ ब्रेन समाज को। सही है बेटा। अच्छा, इसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन कुछ एंटीजेंस में भी होता है, जैसे कि बहुत फेमस एबीओ एंटीजेंस। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप सुना है ना, एबीओ ब्लड ग्रुप सुना है ना, वो हम पढ़ेंगे अभी सेकेंड ईयर में। सही है। तो जो एबीओ ब्लड ग्रुप होता है बेटा, वो एंटीजेंस की वजह से होता है, और उनके जो एंटीजेंस होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं बेटा? ग्लाइकोलिपिड्स के। चलो आ जाओ बेटा, अब पढ़ते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन की एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, क्रोमोसोम्स, या फिर एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है क्रोमेटिन। सही है बेटा। तो क्रोमेटिन हो या क्रोमोसोम हो, ये किसके बने हुए होते हैं? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के। कौन से न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन? डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। यस, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। लास्ट है बेटा लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन इज आवर सेल मेम्ब्रेन। हमारा सेल मेम्ब्रेन क्या होता है बेटा? लिपोप्रोटीन होता है, जिसमें 50% लिपिड होता है और 50% प्रोटीन होता है, और बहुत ही ट्रेस अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। सही है बेटा। जो ट्रेस अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है वो भी ग्लाइकोलिपिड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सही है बेटा। अच्छा, लिपोप्रोटीन जो होता है बेटा, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो बना ही हुआ होता है लिपोप्रोटीन, यानी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन। याद आ रहा है ना? और इसके अलावा लिपोप्रोटीन आर ट्रांसपोर्टिंग स्ट्रक्चर फॉर लिपिड्स। लिपिड्स के लिए जो ट्रांसपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है वो भी क्या होता है बेटा? लिपोप्रोटीन होता है। सही है। कैसे? ये देखो, हमारे पास जो लिपिड होता है बेटा, इस लिपिड को ब्लड में कैरी करने के लिए कुछ प्रोटीन्स होते हैं। सही है। और दोनों से मिलकर क्या बन जाता है? लिपोप्रोटीन। अगर प्रोटीन बहुत कम होगा तो इसको हम कहेंगे, अगर प्रोटीन बहुत कम है, अगर लिपिड ज़्यादा है और प्रोटीन कम है, बहुत कम प्रोटीन, तो इसको हम कहते हैं काइलोमाइक्रॉन। क्या कहते हैं? ब्लैक से लिपिड। अच्छा, याद रखना, जो कोर होता है वो हमेशा लिपिड का बना होता है लिपोप्रोटीन में, और जो सराउंडिंग में प्रोटीन्स होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन के। सराउंडिंग में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, कोर लिपिड का बना होता है। तो ब्लैक से लिपिड है और ब्लू प्रोटीन है, तो इसको हम कहते हैं काइलोमाइक्रॉन। याद आया? फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, नहीं याद आ रहा है? अच्छा, डाइजेशन वाला चैप्टर रिड्यूस हो गया था ना हमारा बीच से पढ़ते पढ़ते। सही है बेटा। काइलोमाइक्रॉन का मतलब क्या है? काइलोमाइक्रॉन का मतलब ऐसा लिपोप्रोटीन जिसमें लिपिड बहुत ज़्यादा है और प्रोटीन बहुत कम है। सही है। उसके बाद प्रोटीन अगर थोड़ा सा बढ़ जाए, प्रोटीन अगर थोड़ा ज़्यादा हो जाए, थोड़ा सा ज़्यादा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा, 1 2 3, तो इसको हम कहते हैं VLDL। और थोड़ा सा बढ़ जाए, और अगर थोड़ा सा बढ़ गया प्रोटीन, तो हम इसको कहते हैं LDL। और अगर थोड़ा सा बढ़ गया तो हम इसको कहते हैं HDL। लिपिड प्रोफाइल रिपोर्ट पढ़ा है कभी? उसमें लिखे हुए होते हैं सारे पैरामीटर्स। सही। VLDL का मतलब वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, LDL का मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, HDL का मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन विच इज ऑल्सो नोन एज गुड कोलेस्ट्रॉल। और ये सारे क्या है? बैड कोलेस्ट्रॉल है। सही है बेटा। अपने स्पेसिफिक फंक्शन की वजह से HDL का एक फंक्शन होता है बेटा, उसकी वजह से ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, गुड कोलेस्ट्रॉल है। सही है बेटा। ये होना चाहिए हमारी बॉडी में, जितना ज़्यादा उतना अच्छा है। मगर ये जो LDL है, VLDL है और काइलोमाइक्रॉन है बेटा, ये हमारे ब्लड में जितने कम हो उतना अच्छा है, क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। ये क्या है बेटा? बैड कोलेस्ट्रॉल।
सही, ये सारी लिपोप्रोटीन की टाइप है बेटा, लिपोप्रोटीन की। लिपिड जो हमारे ब्लड में मौजूद होता है बेटा, मैंने बताया लिपिड जो ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है वो कौन ट्रांसपोर्ट कर पाता है बेटा? लिपोप्रोटीन। सही है, इन ब्लड, ब्लड के अंदर जो लिपिड ट्रांसपोर्ट होता है वो लिपोप्रोटीन की फॉर्म में होता है, या तो काइलोमाइक्रोन की, या VLDL की, या LDL की, या फिर HDL। ये सारे लिपोप्रोटीन है। सही है, जिसमें लिपिड और प्रोटीन की कंसंट्रेशन अलग अलग है। सही है, अगर HDL ब्लड में ट्रेवल हो रहा है मतलब ब्लड में अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, कोई नुकसान नहीं होगा, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। मगर अगर LDL और VLDL ब्लड में ज़्यादा हैं तो ये नुकसान करेंगे, ये डिपॉजिट हो जाएंगे ब्लड वेसल में।